नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 17 मार्च 2022। तो 17 मार्च 2022 की सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे और साथ में स्टैटिक जीके की भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सभी प्रश्नों को वन बाय वन करके। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ पे लॉन्च किया गया है दोस्तों? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। यानी कर्नाटक में हमारा क्या है, पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को साझा करते हैं। साथ ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया, जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से एक अभिनव पहल है। इसका गठन एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा किया गया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ और हरित प्रौद्योगिकियों का संयोजन करने वाला एक बहुत ही अनूठा नवाचार है दोस्तों। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पे ओपन हुआ है दोस्तों? कर्नाटक में। कर्नाटक के कहाँ? बेंगलुरु में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई हैं दोस्तों? तो आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है झूलन गोस्वामी। महिला वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारत के विश्व कप मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। वह महिला विश्व कप के इतिहास में 40 विकेट के साथ सर्वकालिक सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं दोस्तों। तो यानी हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है दोस्तों? तो वह है ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी। यानी झूलन गोस्वामी 2022 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लिए हैं या विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक एक पुस्तक किसने लॉन्च की है? श्रम एवं रोजगार मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री, खाद्य एवं बाल विकास मंत्री, समाज कल्याण विभाग ने। दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्री और MOEFCC भूपेंद्र यादव ने भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। BB गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने पुस्तक प्रकाशित की है। पुस्तक का प्रकाशन आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक समारोह का हिस्सा है दोस्तों। यानी भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों श्रम एवं रोजगार मंत्री। इस समय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है दोस्तों? भूपेंद्र यादव। तो ये पुस्तक लॉन्च हुई है, श्रम की भूमिका नामक पुस्तक लॉन्च की गई दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल लॉन्च किया है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल लॉन्च किया है। यह दिल्ली के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है दोस्तों। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों। यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से लेके। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शहर ने जलवायु कार्य योजना जारी की और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय रोड मैप निर्धारित किया है? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता में। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा वह है हाल ही में जारी मुंबई जलवायु कार्य योजना MCAP ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए शहर के लिए 30 साल का रोड मैप निर्धारित किया है। बृहन्मुंबई नगर निगम
बीएमसी ने विश्व संसाधन संस्थान WRI भारत और C40 शहरों के नेटवर्क के तकनीकी सहयोग से योजना तैयार की है। कार्य योजना के ग्रीन हाउस गैस से शून्य उत्सर्जन या 2050 के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्य के उद्देश्य से लघु मध्यम और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा मुंबई, यानी मुंबई शहर में जलवायु कार्य योजना जारी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय रोड मैप निर्धारित किया गया है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खबरों में रहा यूएल पिन किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है? दोस्तों कराधान, भूमि संसाधन, SME, ड्रोन पंजीकरण। दोस्तों विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएल पिन हाल ही में असम के लिए शुरू की गई थी। भूमि संसाधन विभाग के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इसकी अवधारणा की गई थी। दोस्तों पहल के तहत 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक भूस्थानिक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है। इसे राज्य के प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए भू आधार के रूप में देखा जाता है। राज्य का उद्देश्य मिशन वसुंधरा के तहत भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के आसपास सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत करना है। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, भूमि संसाधन। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में एकीकृत अस्पताल सुविधा प्रबंधन सेवा IHFMS को अपनाया है? दोस्तों केरल, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह है तेलंगाना सरकार ने एकीकृत अस्पताल सुविधा प्रबंधन सेवाओं IHFMS को अपनाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मरीजों के लिए बेड साइड देखभाल, स्वच्छता और जनशक्ति की उपलब्धता सहित समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। इसमें 1 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। एक महीने में 7500 प्रति अस्पताल बिस्तर, 200 से अधिक बेड वाले अस्पताल सीधे टेंडर के लिए जा सकते हैं, जबकि अन्य को क्लब किया जाएगा। दोस्तों यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, तेलंगाना। यानी तेलंगाना सरकार ने एकीकृत अस्पताल सुविधा प्रबंधन सेवा को अपनाया है। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के मेनहीर के नाम से जाने जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया है? दोस्तों केरल, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश। लौह युग का एक विशाल सफ़ेद पत्थर जिसे मेनहीर के नाम से जाना जाता है को तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के एक गांव एल्लारीगुडेम में सड़क के किनारे देखा गया था, या उनके पुरातात्विक और विरासत अवशेषों के सर्वेक्षण के दौरान पोस्टेरिटी के लिए संरक्षित विरासत कार्यक्रम के तहत देखा गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार मेहनीर एक मृत व्यक्ति की याद में निर्मित लौह युग 3500 वर्ष पुराना है। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह है किस राज्य में खोजा गया है? दोस्तों तेलंगाना में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को किसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एडिडास, LIC, माई 11 सर्कल, जियो। तो दोस्तों गेम्स 24x7 यानी गेम्स 24x7 प्राइवेट लिमिटेड भारत की अग्रणी डिजिटल स्किल गेम्स कंपनी ने भारतीय क्रिकेटरों शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपने माई 11 सर्कल फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये दोनों टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गेम्स 24x7 के मल्टीमीडिया अभियानों में शामिल होंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, माई 11 सर्कल। यानी शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को माई 11 सर्कल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय वृत्तचित्र कौन है? राइटिंग विद फायर, ड्रीम्स मेड डिलीवरी, मानसून, द मेजर पॉइंट। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा इसमें से इन चारों में से वह है
दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक वृत्त चित्र राइटिंग विद फायर ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय वृत्त चित्र बन गई है। राइटिंग विद फायर ने पिछले साल सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस और जूरी अवार्ड जीता था। यह टिकट फिल्म्स द्वारा निर्मित और फिल्म निर्माता रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष द्वारा निर्देशित है। खबर लहरिया मई 2022 में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित एक समाचार पत्र है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, राइटिंग विद फायर। यानी राइटिंग विद फायर ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय वृत्त चित्र है दोस्तों। हम यह प्रश्न आप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को नए ग्राहकों को स्वीकार करने के से रोक दिया है दोस्तों? एक्सिस बैंक, यूको बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक दिया है क्योंकि उसने डेटा को दूसरे देशों के सर्वरों में स्थानांतरित करने की अनुमति देकर और अपने उपभोक्ताओं को ठीक से प्रमाणित करने में विफल रहने के कारण कानूनों को तोड़ा है दोस्तों। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वार्षिक निरीक्षण में पाया गया कि कंपनी के सर्वर चीन आधारित संगठनों के साथ जानकारी साझा कर रहे थे जो परोक्ष रूप से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रुचि रखते थे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, पेटीएम पेमेंट्स। यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक दिया है दोस्तों। यह भी प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है, हाल ही में पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, भगवंत मान, बनवारी लाल पुरोहित। तो दोस्तों भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मौजूदगी में भगवंत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में कांग्रेस और सीयद बसपा गठबंधन को पछाड़ते हुए 92 सीटों पर जीत हासिल की है। भगवंत मान ने जो बोले सोनिहाल और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए लोगों को शुक्रिया अदा किया। मान ने अपना भाषण इंकलाब जिंदाबाद के साथ समाप्त किया दोस्तों। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भगवंत मान। यानी भगवंत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात MMR दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरल एक बार फिर शीर्ष पर आ गया है, जिसमें राज्य ने देश के सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात MMR 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017 से लेकर 19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात MMR सुधरकर 103 हो गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा केरल, यानी ऑप्शन सी। यानी कि भारत का केरल राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया गया है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर, हरियाणा में दोस्तों। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसे भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जिसकी बीज पूंजी रुपए राज्य और केंद्र सरकारों से 230 करोड़ है दोस्तों। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। यानी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को कहाँ पे स्थापित किया गया है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई है दोस्तों?
नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, गुरुग्राम। तो शांति के राजदूत प्रख्यात जौनाचार्य के डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा दोस्तों। इसके लिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने और दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे एक प्लॉट संगठन को आवंटित किया। विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर काम करेगा दोस्तों। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम। यानी कि हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापना कहाँ पे होगी दोस्तों? तो गुरुग्राम में होगी, हरियाणा में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च, 12 मार्च, 16 मार्च, 8 मार्च। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस IMD के रूप में भी जाना जाता है। पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए हर वर्ष यानी हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 1995 में मनाया गया था। 2022 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक शुरू की है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का विषय वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है दोस्तों। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।